आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? गुणनखंड कीजिए। ये हमें एक व्यंजक दे रखा है और इसके हमें गुणनखंड बनाने के लिए बोला गया है। गुणनखंड बनाने के लिए हमें सारा गुणनखंड का पता होना बहुत ज़रूरी है। सारा गुणनखंड हमें निकालना आना चाहिए, जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर सीखा था। ठीक है, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं गुणनखंड। हमने अब यहाँ पे एक व्यंजक के गुणनखंड हमने कैसे बनाने हैं। इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि किस किस में सार गुणनखंड निकल सकता है, किस किस में जो है टर्म्स को हमने इसमें डिवाइड कर देना है। देखो जैसे x यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पर देखो x जो है यहाँ कॉमन निकल सकता है, इन दोनों में 8 कॉमन निकल सकता है। तो इसलिए हमने इन दोनों का एक समूह बना दिया और लास्ट 2 टर्म्स का हमने एक समूह बना दिया। ठीक है, जिससे कि हमें, क्योंकि सब में से कोई एक सार गुणनखंड नहीं है, y जो है वो सब में नहीं है, x जो है वो सब में नहीं है, 8 जो है वो सब में नहीं है। तो जिस में से हम सार गुणनखंड निकाल सकते हैं उनका हम एक अलग से समूह बना देंगे। देखो यहाँ से हम x को कॉमन ले सकते हैं, इसलिए हमने पहली 2 टर्म्स का एक अलग समूह बना दिया, अलग ब्रैकेट में उसको लिख दिया। लास्ट के 2 टर्म्स के अंदर हम 8 को कॉमन निकाल सकते हैं, 8 जो है वो यहाँ पे सार गुणनखंड हो सकता है, इसलिए अब हमने इन दोनों को एक समूह के अंदर यानी कि अलग से एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब हम देखेंगे सार, दोनों ही ब्रैकेट्स का अब हमने सार गुणनखंड निकालना है अलग अलग। देखो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स गुणा एक्स। ठीक है, और एक्स वाई के गुणनखंड क्या बनेंगे, एक्स गुणा वाई। अब तो यहाँ पे सार गुणनखंड क्या बन गया, एक्स। देखो एक्स यहाँ पर भी है और एक्स यहाँ पर भी है, तो इसलिए अब हमने एक्स को, सार गुणनखंड जो था एक्स, उसको हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। जो बच जाएगा उसको हम अंदर लिख देंगे। इन दोनों एक्स में से जो एक्स सार गुणनखंड था वो तो हमने बाहर लिख दिया और यहाँ पर एक एक्स बच गया, और इन दोनों में से एक्स को हमने बाहर लिख दिया और वाई अंदर बच गया। ठीक है, अब लास्ट के 2 टर्म्स के अंदर देखते हैं सार गुणनखंड क्या बना। इसके गुणनखंड बनाए तो क्या बनेगा, 8 गुणा एक्स, और इन दोनों के बनाए तो 8 गुणा वाई बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे सार गुणनखंड क्या है, 8। तो सार गुणनखंड अब हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ क्या बच गया, एक एक्स बच गया और इस टर्म में से वाई बच गया। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास क्या बन गया, ये। अब इन दोनों में से देखो जो हमने अलग से ग्रुपिंग करी थी, अलग से एक समूह बनाया था, उनके अलग अलग जो है सार गुणनखंड निकल चुका है। अब अगर इस पूरे का, क्योंकि हमें बोला गया है पूरे व्यंजक के गुणनखंड बनाने के लिए कहा गया है हमें, तो इसलिए अब हम देखेंगे कि इसमें अब सार गुणनखंड क्या हो सकता है। देखो x प्लस वाई जो है वो इस टर्म के अंदर भी है और x प्लस वाई जो है वो इस टर्म के अंदर भी है, तो इसका मतलब x प्लस वाई को हम सार गुणनखंड के तौर पे लिख सकते हैं। तो इस टर्म के अंदर से क्या बच गया हमारे पास, x, और यहाँ से हमारे पास 8 बच गया। तो ये एक गुणनखंड जो है वो दिए हुए व्यंजक का गुणनखंड जो है वो बन गए हैं। देखो x प्लस वाई गुणा x जमा 8। नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। यहाँ देखिए फिर से पहले की तरह हमने पहले ये देखो सारे में से, इन पूरे व्यंजक में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता। देखो y सब में नहीं है, x सब में नहीं है, और ना ही कोई गिनती का अंक जो है वो सब में कॉमन है। हमारे पास यहाँ पर कुछ भी कॉमन जो है वो नहीं निकल रहा, तो पहले की तरह ही हम 2-2 का समूह बना देंगे। देखो यहाँ से हम x को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने इन दोनों का एक अलग से समूह बना दिया और इन दोनों का अलग से समूह बना दिया। अब देखेंगे इस ब्रैकेट में से सार गुणनखंड क्या बन सकता है। हम इसके सबसे पहले गुणनखंड बना लेंगे 15xy के। 15xy के गुणनखंड देखो, 15 के अगर हम लोग एलसीएम लेकर अगर टुकड़े करते हैं तो 3 गुणा 5, 3 पंजे 15 बन गया, गुणा x गुणा y। इसी तरह 6 के अगर हम टुकड़े करते हैं तो 3 दूनी 6, 3 गुणा 2 गुणा x। फिर दूसरी टर्म के अंदर अगर दूसरी ब्रैकेट की तरफ अगर हम चलते हैं तो क्या है, 5y के गुणनखंड बनाए तो 5 एकम 5, 5 केवल अपने ही पहाड़े पर आता है, 5 एक अभाज्य संख्या है, तो इसके टुकड़े क्या बनेंगे, गुणनखंड
5 गुणा 1 और ये चर क्या था y। फिर नेक्स्ट चलते हैं 2 पर। 2 के गुणनखंड क्या बन गए 2 एकम 2। अब यहाँ देखते हैं अब हम इस टर्म में से सार गुणनखंड क्या निकल सकता है। देखो 3 कॉमन है, यहाँ है और यहाँ पर भी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं x यहाँ है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ से 3x जो है वो बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 5y माइनस 2। ठीक, अगली ब्रैकेट के अंदर हमारे पास देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 इस इधर है पर यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो कॉमन जो है हमारे पास सिर्फ एक ही आ रहा है, यानी कि एक जो है वो सार गुणनखंड है। जो बच गए टर्म्स उसको हमने अंदर लिख देना ब्रैकेट के, 5 और y और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 2। अब इस पूरे में देखो क्या कॉमन निकल सकता है, 5y माइनस 2, 5y माइनस 2, तो 5y माइनस 2 को हमने कॉमन निकाल लिया और अंदर क्या बच गया अब हमारे पास ब्रैकेट में 3x और यहाँ पर क्या बच गया प्लस 1, यानी कि हमारे पास जो है गुणनखंड हो गए 3x प्लस से 5y माइनस 2। तो जो हमारे पास व्यंजक जो था जो हमें गिवन था उसके गुणनखंड क्या बन गए 3x प्लस 1 और 5y माइनस 2। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। पहले की तरह हम दो दो के समूह बना लेंगे, जिसमें से सारे गुणनखंड हमें निकलने की उम्मीद होती है, उन्हीं को हम समूह के रूप में लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो है x हमें दिख रहा है कि यहाँ सारा गुणनखंड x निकल सकता है, क्योंकि a और b जो है वो सब में कॉमन है नहीं, ना तो a सभी में है ना ही b सभी में है, लेकिन इन दोनों के अंदर x जो है वो कॉमन है और इन दोनों में y कॉमन है, तो इसलिए हमने जिनमें x कॉमन निकल सकता है उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया, जिनमें y कॉमन निकल सकता है उनको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब हम इनके गुणनखंड बनाएंगे अलग अलग। देखो जैसे ax है, ax से गुणनखंड तो a गुना x ही बने और bx के b गुना x बन गए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो यहाँ पर अब क्या है माइनस का चिन्ह भी साथ में है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि यदि माइनस भी साथ में हो तो हम जो है यहाँ पर माइनस को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस ए के गुणनखंड के तौर पर भी ले लेते हैं, a गुणा माइनस 1 और साथ में चर जो है क्या है y है। ठीक इसी तरह से माइनस b है तो इसको हम लिखेंगे b गुणा माइनस 1 गुणा चर जो है हमारे पास यहाँ y है। तो यहाँ देखो अब यहाँ पर हमने माइनस को तो यहाँ पे गुणनखंड के तौर पर लिख दिया और यहाँ पर जो माइनस है ये भी माइनस 1 गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर जो साइन आएगा वो भी प्लस का ही आएगा, क्योंकि माइनस जो था उसको तो हमने माइनस 1 के रूप में लिख दिया, यहाँ पर भी माइनस जो था उसको हमने माइनस 1 के रूप में लिख दिया। ऐसा हमने क्यों किया, ये हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। यदि जो इस वीडियो को अभी इस वीडियो को आप देख रहे हैं और उन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो लास्ट वीडियो में जा कर के ये देखें कि माइनस 1 को जो है हमने अलग से क्यों लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम यहाँ पे क्या इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास x जो है सारा गुणनखंड के तौर पे बाहर निकल गया ब्रैकेट से, तो अंदर क्या बच गया हमारे पास a प्लस b। नेक्स्ट चलो यहाँ पर अगली ब्रैकेट के अंदर देखते हैं। अब यहाँ पर देखो माइनस 1 जो है वो सारा गुणनखंड हो गया और y जो है वो भी सारा गुणनखंड हो गया, तो यहाँ पर अब बच क्या गया, देखो माइनस 1 को ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, y भी बाहर आ गया, बच गया हमारे पास a। ठीक इसी तरह से ये माइनस 1 और y सारा गुणनखंड के तौर पे बाहर आ गए और इस ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया b। अब देखिए क्या बन गया x इंटू ए प्लस बी। अब ये माइनस और प्लस दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन गए माइनस। जब अलग अलग साइन होते हैं तो वो माइनस बन जाते हैं, यदि साइन एक जैसे हों तो वो प्लस बन जाते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही रह जाएगा और ये ब्रैकेट होगी हमारी a प्लस बी। अब यहाँ इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है a प्लस बी जो है वो सारा गुणनखंड के तौर पे आ गया और ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया x माइनस वाई। ये था हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट जो है 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। अब यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ देखें कि 15pq और प्लस 15 यहाँ से जो है 15 को तो हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है pq रह जाएगा
और नेक्स्ट लास्ट टर्म्स के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पर कोई भी चर कॉमन नहीं आ रहा, क्यू अलग है, पी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम सारा गुणनखंड अगर हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं तो यहाँ से सारा गुणनखंड 15 बनेगा, और जो अंदर हमारे पास वो टर्म जो अंदर यहाँ पे 15 को कॉमन लेने के बाद हमारे पास रह जाएगा पी क्यू प्लस 1। ठीक इसी तरह से अगर हम यहाँ से कुछ कॉमन लेने की कोशिश भी करते हैं तो यहाँ से 9 जो है देखो 3 के पहाड़े पे जाएगा, 3 गुणा 3 बनेगा, और 25 जो है वो 5 के पहाड़े पर जाएगा तो 5 गुणा 5 बनेगा। तो अंक जो है वो यहाँ से कॉमन नहीं निकल सकता, बस एक ही कॉमन निकलेगा, केवल एक, ठीक है। और चर जो है वो भी कॉमन नहीं निकल सकता, क्योंकि यहाँ क्यू है तो यहाँ पी है, यहाँ पी है तो यहाँ पर क्यू है, यानी कि दोनों में चर भी कोई भी कॉमन नहीं आ सकता। तो अगर हम इनमें से कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास जो है वो सिर्फ एक ही कॉमन निकलेगा, और ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 9q प्लस 25p, यानी कि इस पूरे में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता, और फिर ये जो व्यंजक हमें दे रखा है इसके गुणनखंड हम नहीं बना सकते। इसलिए अब हम क्या करेंगे, ऐसे केसेस के अंदर हमें जो व्यंजक दे रखा है उसका पुनः समूहन कर लेना चाहिए, यानी कि उसकी रीग्रुपिंग, यानी कि अपने अकॉर्डिंग जहाँ हमें लगे कि यहाँ से हम सारे गुणनखंड निकाल सकते हैं उनको हमने अलग से एक ब्रैकेट के अंदर कर देना है, मतलब पूरे दिए हुए व्यंजक की रीग्रुपिंग दोबारा से उसका समूहन कर देना है। देखो जैसे अब मैंने किया 15pq, अब यहाँ मुझे पता था कि ये pq है और ये 9q है, इन दोनों में से q को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसलिए हमने 9q को इस तरफ लिख दिया और 15 को इस तरफ कर दिया, ठीक है। क्योंकि अगर हम 2 + 3 करें तब भी वो 5 ही बनता है, अगर हम 3 + 2 करें तब भी वो 5 ही बनता है, इसलिए टर्म्स को आगे पीछे लिखने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हमने 15 को इसकी जगह पे कर दिया और 9q को इसकी 15 की जगह पे कर दिया। अब हम देखते हैं, देखो अब जो है इन दोनों को एक अलग ब्रैकेट में कर दिया हमने, लास्ट 2 को हमने एक अलग ब्रैकेट में कर दिया। अब हम देखते हैं अब यहाँ पे गुणनखंड क्या बनते हैं। देखो 15pq था, 15 के हमने टुकड़े कर दिए 3 गुणा 5, 3 पंजे 15 हो गया। चर जो है वो pq था, हमने p गुणा q लिख दिया। फिर 9q है तो 9 के टुकड़े हो गए 3 गुणा 3 9, और ये गुणा हो गया q। नेक्स्ट देखो 15 है, 3 पंजे 15, 3 गुणा 5 हो गया। 25 के टुकड़े हो गए 5 गुणा 5, और चर साथ में था p, ठीक है। तो अब इस पूरी ब्रैकेट के अंदर से देखो सार गुणनखंड क्या निकल सकता है, देखो 3 है दोनों में ही है, नेक्स्ट 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो ये तो कॉमन नहीं होगा 5, तो क्यू जो है वो भी दोनों के अंदर ही है, तो 3q जो है वो सार गुणनखंड हो गया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया 5 गुणा p यानी कि 5p प्लस 3, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो इन दोनों के अंदर हमारे पास 5 जो है ये 5 और यहाँ पर भी 5, यानी कि 5 क्या हो गया सार गुणनखंड, और ब्रैकेट में क्या रह गया हमारे पास 3 प्लस 5 गुणा p यानी कि 5p, ठीक है। तो अब इस पूरे में से देखिए अब क्या है सार गुणनखंड 5p प्लस 3, यहाँ 3 + 5p है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि दोनों ही सेम है, चाहे 5p में 3 जोड़ो या 3 में 5p जोड़ो, दोनों का आंसर तो सेम ही होगा। जैसे 2 + 3 जो है वो 5 होता है, अगर 3 इसकी जगह पे लिख दे 2 पीछे लिखे तब भी 5 ही आएगा, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब 5p प्लस 3 जो है इस पूरे में कॉमन हो गया, 5 + 3 को हमने बाहर सार गुणनखंड के तौर पे लिख लिया, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह गया 3q प्लस 5, तो यानी कि 5p प्लस 3 और 3q प्लस 5 जो है वो हमें दिए हुए जो व्यंजक जो हमें व्यंजक दे रखा था उसके गुणनखंड हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास पार्ट है 5th पार्ट, जो हमें क्या दे रखा है z - 7 प्लस 7xy माइनस xyz, ठीक। अब इसमें भी हम देखना है अब हमें कि किसकी ग्रुपिंग हम कर सकते हैं। देखो z - 7 दे रखा है तो यहाँ तो एक ही गुणनखंड बन सकता है, ठीक है, एक को मतलब सार गुणनखंड के तौर पे हम बाहर निकाल सकते हैं। इन दोनों का देखा जाए तो क्या इनमें सार गुणनखंड निकल सकता है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो xy इधर भी है इधर भी है, तो मतलब इन दोनों का भी हम ग्रुपिंग में मतलब इन दोनों का अलग ग्रुप बना सकते हैं और इन दोनों का हम अलग ग्रुप बना सकते हैं। तो ठीक हमने वैसे ही किया, z - 7 को हमने एक ब्रैकेट में कर दिया,
और ये लास्ट 2 टर्म्स को हमने एक ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। z के गुणनखंड क्या बन गए, z गुणा 1, और 7 के क्या बन गए, 7 एकम 7, यानी कि 7 गुणा 1। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में चलते हैं, 7xy के गुणनखंड हो गए 7 गुणा x गुणा y, और xyz के हो गए x गुणा y गुणा z। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सार गुणनखंड क्या बना, 1, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो 1 हो गया सार गुणनखंड के तौर पर, और बच गया अंदर z माइनस 7। और नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर सार गुणनखंड क्या बना, x, दोनों में x है और y भी है। इस ब्रैकेट के अंदर हमें मिला x y सार गुणनखंड के तौर पे, ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया 7 और माइनस z। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये क्या बन गया, 1 गुणा z माइनस 7 प्लस x गुणा y, दोनों मल्टीप्लाई होकर एक्स वाई बन गए, और ये हो गया 7 माइनस z। अब यहाँ देखो ये है z माइनस 7, ये है 7 माइनस z, दोनों ही अलग अलग हैं। देखो अब ये जो मैंने पहले बताया था वो प्लस में बताया था कि अगर मैं 2 + 3 करूँ तो वो 5 आता है, अगर मैं 3 + 2 करूँ तो वो 5 आता है। यानी कि अगर हमने प्लस करना हो तो हम दोनों की जगह जो है वो स्थान जो है दोनों ही टर्म्स का बदल सकते हैं, हमारे आंसर में कोई भी बदलाव जो है वो नहीं आएगा। लेकिन अगर हमें माइनस करना है, अगर मैं 2 - 3 करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, देखो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन साइन हम हमेशा ही बड़े का लगाते हैं। देखो इन दोनों में से 3 बड़ा है, 3 के आगे माइनस का साइन है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आया 1 वो भी माइनस का ही होगा, यानी कि 2 - 3 कितना हो गया, -1। इसके विपरीत अगर हम 3 - 2 करें, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन दोनों में से बड़ा क्या है 3, और 3 यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, यानी कि उसके आगे क्या है प्लस का साइन, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा वो भी प्लस का ही आएगा, यानी कि प्लस का 1। अब दोनों के अंदर डिफरेंस है, देखो ये माइनस का 1 आया और ये प्लस का 1 आया, इसका मतलब है कि हमें यदि प्लस करना है फिर तो हम टर्म्स का स्थान बदल सकते हैं, आंसर में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। लेकिन यदि हमें माइनस करना है तो हम उनका स्थान जो है वो नहीं बदल सकते, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में आंसर जो है वो विपरीत भी हो सकता है। माइनस करने की स्थिति में आंसर जो है विपरीत ही होगा। हाँ, अगर सेम है 3 - 3 होगा तब तो 0 ही आएगा, फिर 3 - 3 कर लो तब भी 0 ही आएगा। तो अगर सेम है फिर तो आंसर में 0 ही आना है, लेकिन अगर एक छोटी और एक बड़ी है तो आंसर जो है वो माइनस करने पर विपरीत ही आएगा। इसलिए हमें माइनस करते हुए ध्यान रखना है कि दोनों के स्थान जो है, दोनों के जो साइन है वो सेम ही होने चाहिए, यानी कि z - 7 और 7 - z में से हम कुछ भी सार गुणनखंड के तौर पे नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये एक जैसा आंसर हमें नहीं देंगे। तो इसलिए दोनों को पहले एक जैसा बनाना पड़ेगा। देखो कैसे बनाएंगे अब हम, ये हो गया, इसमें तो हमने कोई चेंज नहीं किया, इसको तो हमने एज इट इज़ ही लिख दिया, x गुणा y तो एक्स वाई बन गया। हम 7 के यहाँ पे गुणनखंड बनाएंगे, देखो 7 के गुणनखंड देखो 7 एकम 7 ही बनेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 7 यहाँ माइनस का है तो यहाँ पर भी माइनस का ही करना पड़ेगा। देखो अब 7 जो है वो प्लस का है, अगर ये प्लस का है, प्लस कैसे बनता है, यदि दो एक जैसे साइन मल्टीप्लाई होते हैं तब वो प्लस बनते हैं, या तो दोनों माइनस हो तब प्लस बनेंगे, या फिर दोनों ही प्लस के हो तब प्लस बनते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे 7 को माइनस का लेके आना है, तो इसलिए हम इसके प्लस को माइनस के रूप में लिख देंगे। देखो माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई होते हैं तब वो प्लस बनते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसके प्लस को लिखा -1 × -1। ठीक है, और साथ में ये हो गया 7। ठीक है, नेक्स्ट क्या है -z, माइनस है तो इसके गुणनखंड हो गया -1 गुणा z। अब देखो यहाँ से अब क्या कॉमन निकला, देखो एक -1 यहाँ है, एक -1 यहाँ है, तो इसलिए हमने -1 को सार गुणनखंड के तौर पे बाहर ले लिया। अब और बाहर गया, इसमें से और तो कुछ बाहर आ नहीं सकता, क्योंकि -1 एक ही था वो हमने बाहर ले लिया, और ये है 7 और ये है z, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, एक अंक है और एक चर है हमारे पास, एक अचर और एक चर है, तो ये भी कॉमन नहीं हो सकता। तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे
-1 तो हमने बाहर ले लिया और एक -1 अंदर रह गया इंटू 7 और ये -1 हमने बाहर लिख लिया ब्रैकेट के और ये बच गया हमारे पास z। तो अब ब्रैकेट्स क्या बन गई हमारे पास 1 गुणा z-7, फिर ये xy गुणा -1 हो रहा है तो प्लस के चिन्ह के साथ जब माइनस का चिन्ह मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस का ही साइन बनेगा, ठीक है। और xy जब 1 से गुणा होगा तो xy ही बनेगा और ब्रैकेट के अंदर देखें तो -1 इंटू 7 बन गया हमारे पास -7 और ये हो गया प्लस का z। अब देखो दोनों के साइन सेम है, यहाँ पे z प्लस का है तो यहाँ पर z प्लस का है, यहाँ पे 7 माइनस का है तो ये 7 भी यहाँ पर माइनस का है। तो इसका मतलब z-7 और z-7 जो है यहाँ पर हम कॉमन अब ले सकते हैं। तो हमारी ब्रैकेट क्या बन गई यहाँ पर, एक z-7 माइनस xy और ये हमने इसको अब सीधा करके लिख दिया, यानी कि अब z को इस तरफ लिख दिया z-7 ताकि ये सेम सेम लगे। देखो वैसे तो सेम ही है, अब दोनों का साइन जो है वो सेम आ गया, इसका मतलब आंसर अब सेम ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है कॉमन क्या आ गया z-7 और यहाँ ब्रैकेट में बच गया 1 माइनस xy। ये तो हमारा लास्ट पार्ट और इसी के साथ जो है हमारी एक्सरसाइज 14.1 जो है यहाँ पर हमारी ख़त्म हो गई है। धन्यवाद।